So hello all, I welcome you all in our next video of English literature, and today we are continuing the same chapter, that is lesson 17, the last class, right, which is a part of term 2 for class 8, right. So if you remember class, we have in our last video we have studied in this chapter that Mr. Hamill means Monisir Hamill, who was or who is the author's teacher, class teacher. He landed up, or he told the importance of French language, right? So he told the author as well as the whole school, means the whole students who were present along with the author in that particular class. He told he landed up telling the importance of French language to them, right? Which was heard by, or which was the author and his classmates were listening, right. He told each and every thing that how this French language is very great and we should respect this language, right. And he was also feeling very bad or very embarrassed because, or very a kind of a bad feeling was there within the teachers, or you can say Mr. Hamill's mind, because he has served 40 years of his 40 years or he has given 40 years of service in this particular school, but the people over there who were living in the culture or in the tradition of French, they were unable to write or learn anything related to French language, and because of this the French Mr. Hamill was feeling very sad, or very not very happy, you can say, right. So till here we have studied. Let's proceed further, because few paragraphs are left, and with that paragraph, or after completing those paragraphs, we will be completing the lesson as well. So let's proceed further class. Lesson 17, the last class. From time to time, when I raised my eyes from my paper, I saw Monisir Hamill sitting still in his chair and staring at the objects around him as if he wished to carry away in his glance the whole of his little स्कूल हाउस, राइट. तो आपको पता है कि मिस्टर हैमिल ने, पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि मिस्टर हैमिल ने क्या किया था कि वो बहुत सारी कॉपीज़ बनवा के लेके आए थे जिस पे फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, और ऑथर ने क्या बताया था कि ऑथर को लग रहा था कि वो कोई कॉपीज़ नहीं, जबकि वो किस तरह लग रहा था, वो किसी फ्रेंच फ्लैग की तरह लग रहा था, जो कि टेबल पे सारी टेबलों पे, जो क्लास में टेबल होती है बच्चों वाली, उन टेबलों पे या हमारी टेबलों पे लगा हुआ था. ये कौन बता रहा था? ये ऑथर बता रहा था, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. और उन कॉपीज़, जब वो कॉपीज़ दे दी गई थी, मिस्टर हैमिल ने जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, तो जितने भी बच्चे थे ऑथर के साथ उस क्लास में, सारे लोग अपने काम करने में लग गए थे उन सारी कॉपीज़ में, ठीक है. तो यहाँ पे वही ऑथर कह रहा है कि जैसे आप लोगों की आदत होती है कि आप कुछ काम करते रहते हो और फिर काम भी करते हो, मतलब कॉपी में भी देखते हो, फिर ऊपर देखते हो, फिर काम करते हो, फिर ब्लैक बोर्ड के साइड देखते हो या टीचर को देखते हो. तो इस तरीके से आप भी क्लास में करते हो. उसी तरीके से ये ऑथर भी टाइम आफ्टर टाइम क्या कर रहा था, पहले तो कुछ अपनी कॉपी में काम भी कर रहा था, और एट द सेम टाइम ऊपर अपने टीचर को भी टाइम आफ्टर टाइम या थोड़ी समय पे अपने टीचर को वो क्या कर रहा था, देख रहा था. सो फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन आई रेस्ड माई आईज फ्रॉम माई पेपर, ठीक है, जब मैं अपने कॉपीज़ में काम करते करते अपनी नज़रों को उठा के अपने टीचर को देखता, तो ये क्या बता रहा है कि इसने क्या देखा कि मोनिसर हैमिल जो हैं वो सिटिंग स्टिल मतलब वो आराम से अपनी चेयर पे बिना हिले डुले बैठे हुए हैं, एंड स्टेयरिंग एट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम. और जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारी क्लास में आपने देखा होगा, क्लास में क्या लगे, चारों दीवालों पे आप देखे होंगे कि पेपर से बने हुए डायग्राम्स, या पेपर से बने हुए कोड्स, या पेपर पे लिखे हुए कोड्स जो आप सब्जेक्ट वाइज बनाते हो, वो हमारी क्लास में चिपके हुए होते हैं. तो उसी तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट
सारे ऑब्जेक्ट उस टाइम पे मिस्टर हैमिल के आसपास लगे हुए थे, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को मिस्टर हैमिल बड़े गहराई से या बड़े गौर से उन सारे ऑब्जेक्ट को देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो आज उनका आखिरी दिन था स्कूल में और आज के बाद वो कभी भी इस स्कूल में दोबारा पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। तो इस वजह से हर चीज़ वो बहुत गौर से देख रहे थे, क्योंकि उनका दिल भी उदास हो रहा था कि जहाँ मैंने 40 साल अपने बिताए हैं वो मेरा एक बार में ही सारा कुछ एक बार में ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म हो रहा है, राइट। Still in his chair and staring at the objects around him as if he wished to carry away in his glance the whole of his little school house। ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अपनी छोटी छोटी आँखों में वो पूरे स्कूल को या पूरे स्कूल के इमेज को क्या करना चाहते हैं, या पूरे के पूरे स्कूल को क्या करना चाहते हैं, अपने दोनों छोटी छोटी आँखों में कैद करके हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। For 40 years he had been there in the same place with his yard in front of him and his class just as it was। ठीक है, और लगभग 40 साल उन्होंने अपनी सर्विस इस यहाँ पे दी थी। ठीक है, एकदम सेम जगह पे, मतलब जहाँ मतलब उसी सेम स्कूल में उन्होंने लगभग 40 साल पढ़ाए थे। विद हिज यार्ड इन फ्रंट, जहाँ पे यार्ड मतलब एक छोटा सा गार्डन एरिया था, कहाँ पे, फ्रंट में, और वहाँ पे हमारी क्लास थी जो कि एज इट इज़ थी। मतलब वहाँ पे जितने भी क्लासेस थे हमारी क्लास के साथ वो भी एज इट इज़ थी। और इसी स्कूल में क्लासेस के सामने या क्लास के सामने क्या था, एक लिटिल छोटा सा गार्डन भी था, जो कि जिसकी देखरेख कौन करते थे, खुद मिस्टर हैमिल। But the benches and desks were polished and rubbed by use. The walnut in the yard had grown, and the hopvine which he himself had planted now festooned the windows even to the roof। ठीक है, अब ये है कि बेंचेस जो हैं, जो डेस्क होती है, जैसे आपने देखा होगा क्लास में बेंचेस या डेस्क होती हैं, तो वो पॉलिश कराई गई थी या रब्ड हुई थी। ठीक है, मतलब कुछ ये ऐसी टेबलें थी जिनको पॉलिश कराई गई थी, या कुछ ऐसी भी टेबल थी जो पुरानी हो गई थी या पुरानी हो चली थी। क्यों? क्योंकि यूज़ करने की वजह से, जैसे आप देखते हो क्लास में कुछ टेबल नई रहती हैं, कुछ टेबल पुरानी रहती हैं, या कुछ चेयर्स नई रहती हैं, कुछ चेयर्स पुरानी रहती हैं। वो क्यों? क्योंकि टाइम आफ्टर टाइम जब हम इन चीज़ों का, टेबल और चेयर का यूज़ करते हैं, तो समय के साथ जब या तो कभी कभार होता है कि नई बन के आती हैं, या तो कई बार ऐसा होता है कि जो नई बन के आती हैं वो भी थोड़े समय के बाद क्या हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, राइट। द वॉलनट इन द यार्ड हैड ग्रोन, अब वॉलनट ग्रो हुआ था कहाँ पे, यार्ड में। एंड द हॉपवाइन विच ही हिमसेल्फ हैड प्लांटेड, और जो एक हॉपवाइन जो इन्होंने खुद प्लांट किया था अपने यार्ड में, मतलब अपने छोटे से गार्डन में, वो क्या हो गया था, फेस्टून हो गया था। फेस्टून का मतलब पूरा फैल गया था। जैसे आप मनी प्लांट लगाते हो तो मनी प्लांट क्या होता है, फैल जाता है, या कोई छोटा सा प्लांट लगाते हो तो थोड़े दिनों बाद या थोड़े सालों बाद वो कैसे हो जाता है, उसमें मतलब पत्तियाँ आ जाती हैं, फूल आ जाता है, देन फ्रूट्स आ जाते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने जो हॉप वाइन लगाया था, वाइन क्रीपर की तरह एक हॉप वाइन लगाया था, वो भी फैल के पूरा कहाँ तक फैल गया था, पूरा विंडोज़ मतलब वो खिड़कियों पे चढ़ गया था, और छत तक भी वो पेड़ मतलब फैल के स्कूल की छत तक भी वो पहुंच गया था। ठीक है, वॉट अ हार्ट रेंडिंग थिंग्स इट मस्ट हैव बीन फॉर द पुअर मैन टू लीव ऑल दोज थिंग्स, इंडीड टू लीव द प्रोविंस फॉर एवर। ठीक है, वॉट अ हार्ट रेंडिंग मीन्स सैडनेस। ठीक है, अब ये कितनी दुख की बात थी मिस्टर हैमिल के लिए। ऑथर सोचता है कि कितनी दुख की बात थी मिस्टर हैमिल के लिए कि जिस जगह पे उन्होंने 40 साल से अपनी सर्विस दी है, अब एक बारगी उन सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को स्कूल के साथ साथ उनको छोड़ के सारी चीज़ें यहाँ से जाना था हमेशा के लिए। लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। However, he had the courage to keep the class to the end. After the writing, we had the lesson in history. Then the little ones sang all together the ba bee bo boo. ठीक है, तो however he had the courage to keep the class to the end. अब ये क्या है कि
ऑथर ये बोलता है कि हालांकि उनके पास इतनी हिम्मत ज़रूर थी, उनके पास इतना करेज ज़रूर था कि उन्होंने आखिरी तक अपनी क्लास को चलाया। ठीक है, मतलब स्कूल में आखिरी दिन तक बच्चों को बुला के उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। आफ्टर द राइटिंग, और लिखने के बाद, जब हम कॉपी में जो चीज़ लिख रहे थे उसको लिखने के बाद हमने क्या किया, हमारा एक हिस्ट्री में हमें लेसन पढ़ाया गया। देन द लिटिल वंस, मतलब जो यहाँ के इस स्कूल के छोटे छोटे और दूसरे बच्चे थे, ऑथर से भी छोटे छोटे, उन्होंने फिर क्या किया, एक गाना गाया। एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज स्पेलिंग बुक इन बोथ हैंड्स। ठीक है, और पीछे जैसे कि हमने शुरुआत में भी पढ़ा है कि उस दिन जब आखिरी दिन था मिस्टर हैमिल का, तो 3 लोग आए थे, एक एक्स मेयर, एक एक्स पोस्टमैन और मिस्टर हॉसर। तो जब वो फिर से ऑथर पीछे देखता है तो क्या देखता है कि मिस्टर हॉसर जो है वो बैठा रहता है, ओल्ड हॉसर, और क्या लगाए हुए, अपने चश्मे को लगाए हुए और अपनी किताबों को हाथों में, दोनों हाथों में पकड़े हुए। और कौन सी बुक थी, स्पेलिंग बुक। ही स्पेल्ड आउट द लेटर्स विद देम, और वो स्पेल्ड आउट मतलब वो जैसे जैसे वो छोटे बच्चे गाना गा रहे थे उसी तरीके से वो भी प्रोनाउंस, मतलब वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा था। कौन, हॉसर, अपनी किताब को देख देख के। आई कुड सी दैट ही वॉज टू अप्लाइंग हिमसेल्फ, आई कुड सी दैट ही टू वॉज अप्लाइंग हिमसेल्फ। अप्लाइंग का मतलब है यहाँ पे, मतलब है डूइंग एफर्ट। तो ऑथर बोलता है कि मैं खुद देख रहा था बार बार कि ये क्या कर रहा था, मतलब जो हॉसर था वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, और क्योंकि बचपन में वो स्कूल नहीं गया था, पर आज वो पूरी तरीके से मेहनत कर रहा था क्या करने में, अपने आप को मतलब फ्रेंच कल्चर को अपनी रेस्पेक्ट देने में, मतलब पूरी तरीके से मेहनत कर रहा था, ये दिखाने में कि he was also having that much of respect for his country and for his French language, right? His voice shook with emotions, और उसकी जो आवाज़ थी वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था बोलते बोलते कि उसकी आवाज़ जो है वो लड़खड़ा रही थी। ठीक है, लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। एंड इट वॉज फनी टू हियर हिम, और उसको सुनने में, मतलब उसको इस तरीके से सुनना, उसकी फ्रेंच लैंग्वेज उसके मुंह से सुनना, वो भी लड़खड़ाते हुए उन बच्चों को बहुत, या हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। दैट वी ऑल लॉन्ग टू लाफ एंड टू क्राई, आई शैल रिमेंबर द लास्ट क्लास। और ये इस तरीके से था कि अब हमें सालों तक ये लास्ट क्लास हमारी हमेशा हमें याद रहेगी कि हमारी लास्ट क्लास फ्रेंच लैंग्वेज में इस तरीके से, या फ्रेंच लैंग्वेज के लिए इस तरीके से हमें पढ़ाया गया था और हमने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। सडनली द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। एट द सेम मोमेंट द bugles of the Prussians returning from drill bled under our windows। ठीक है, अब तुरंत क्या हुआ, जब ये सब हो ही रहा था कि 12 बजे चर्च की जो क्लॉक थी वो 12 बजे, जो चर्च का घंटा था या क्लॉक थी वो बजी, और कितना बज गया था उस टाइम, 12 बज गया था। ठीक है, एट द सेम मोमेंट, और उसी टाइम में हमें ब्यूगल्स जो होता है, जो आपने देखा होगा कि जैसे आपने 26 जनवरी की परेड जो होती है दिल्ली में आपने देखा होगा, तो कई लोग क्या होते हैं, जो आर्मी पर्सन होते हैं वो एक लाइन में चलते रहते हैं, और सबसे आगे जो इंसान रहता है वो एक छोटा सा वो क्या है, एक छोटा सा बाजा आप कह लो या भोपू कह लो, वो लेकर के वो बजाते हुए, सिग्नल देते हुए बाकी पीछे वाले लोगों को आगे आगे बढ़ता चलता है, तो वो होता है ब्यूगल्स। ठीक है, सो अ काइंड ऑफ एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हो। तो एट द सेम मोमेंट द ब्यूगल्स ऑफ द प्रोशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल ब्लेड अंडर आवर विंडोज। ठीक है, और वो ये बोलता है कि उसी टाइम में, जिस टाइम पे चर्च की ये क्लॉक 12 बजे बज रही थी, उसी टाइम हम ब्यूगल्स भी सुन सकते थे, प्रुशियन जो कि बजाते हुए लौट रहे थे, कहाँ से, अपने ट्रेनिंग से, हमारी स्कूल विंडो के नीचे। मॉनिटर हैमिल रोज pale as death from his chair. Never had he seemed to me so tall. My friends, he said, my friends, I.
नाउ अब वो मॉनिसर हैमिल के बारे में बता रहा है ऑथर कि मॉनिसर हैमिल तभी जब ये सब आवाज़ें हो रही थी तभी वो अपने सीट से उठते हैं, ठीक है, और कभी इससे पहले मुझे इतने लंबे नहीं लगे थे जितने कि आज वो लग रहे थे। वो बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे थे अपने हाइट से। और तभी वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि माई फ्रेंड्स, ही सेड माई फ्रेंड्स, आई, वो बोलते हैं मेरे दोस्तों ऐसे ऐसे करके आई करके आगे बोलते हैं। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। बट समथिंग सफोकेटेड हिम, ही कुड नॉट फिनिश द सेंटेंस। पर कुछ चीज़ उनको सफोकेट कर रही थी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी कोई चीज़ थी जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी, इस वजह से उन्होंने पूरा वो सेंटेंस नहीं बोल पाए थे, राइट। देयरअपॉन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on it with all his might he wrote in the largest letters he could, Viva France, right। सो तुरंत के तुरंत उन्होंने कुछ बोल तो नहीं पाए, पर तुरंत के तुरंत उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए, अपना चेहरा उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ किया, एक पीस ऑफ चॉक निकाली, ठीक है, एक चॉक निकाली, एंड बियरिंग ऑन इट विद ऑल हिज माइट, ठीक है, और पूरा जोर देते हुए अपना पूरा एकदम पूरा इमोशंस दिखाते हुए, पूरा लव दिखाते हुए, पूरा अफेक्शन दिखाते हुए, ठीक है, और पूरा एकदम अपना जोर लगाते हुए उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े से लेटर में, उस ब्लैक बोर्ड में बहुत बड़े बड़े लेटर्स में उन्होंने क्या लिखा, विवा फ्रांस, राइट। देन ही स्टूड देयर विद हिज हेड रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, और फिर वहाँ पे वो खड़े थे बोर्ड के पास, और जो बोर्ड के बगल में दीवार थी उसी के पास वो खड़े थे, और उसी दीवार से अपने सिर को लगा के खड़े हुए थे। जैसे हम कभी देखते हो कि हम दीवार से हम कंधे को सटा के खड़े रहते हैं, आपने देखा होगा कई लोगों को, तो वैसे ही ये मिस्टर हैमिल भी अपने सर को दीवार से टिका के खड़े हुए थे। एंड विदाउट स्पीकिंग ही मोशनड टू अस विद हिज हैंड, और बिना मूव किए, बिना खुद को मूव किए, ठीक है, सॉरी, विदाउट स्पीकिंग, बिना कुछ बोले उन्होंने हमें हाथ से जेस्चर दिया। जेस्चर मतलब एक सिग्नल दिया, क्या, दैट इज़ ऑल, गो। और फिर उन्होंने आखिरकार हमें हाथों से, बिना हम लोगों से कुछ उन्होंने बोला नहीं, ठीक है, बट उन्होंने अपने हाथों को हिला के इशारा ज़रूर किया। और क्या इशारा था कि बस अब यही था जो मुझे आज के लास्ट फ्रांस के लेसन में या फ्रेंच लेसन में पढ़ाना था, और अब आप सब जा सकते हो। दैट मीन्स दैट वॉज द एंड ऑफ द डे, दैट वॉज द एंड ऑफ द क्लास, दैट वॉज एंड ऑफ द मिस्टर Hamill's 40 years of service in that particular school, right? So class, this story was written by Alphonse Daudet, right? So Alphonse Daudet, right? He has written this story. So let's proceed further, class. So homework, students, you all have to write down all the hard words and meaning in your classwork copy, and also read the whole chapter once again, right? So what you have to do is, as you all know that we have completed this chapter today, so what you have to do is you have to write down all the hard words and meanings in your classwork copy. You have to learn them out, right? And once again read the whole chapter from your side, right? And also learn the question and answer of lesson 14. ठीक है, तो लेसन 14 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, उसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को याद करना है। सो स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ लेसन 19, राइट। सो चैप्टर 14 और 17 हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 17 के मिल जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको या हम क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको पढ़ना चैप्टर 19 भी है, रीडिंग करना है फर्स्ट पेज की एटलीस्ट, ताकि जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ चैप्टर 19 तो आपको सारा चीज़ समझ में आए, राइट। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ लेसन 19. So till then, take care and stay safe. Thank you, class.